हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इजी एग्जाम सीरीज में। आज के वीडियो में हम आपको दो तीन चीजें बताने वाले हैं, वो काफी ज्यादा आपके इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। और आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है। वो आपको अभी बता रहे हैं कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज क्या पढ़ाने वाले हैं हम आपको। यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अगर जो प्रोफेशनल एथिक्स का सिलेबस देखते हैं तो वहां पर आप एक चीज बहुत अच्छे से देखते हैं कि वहां पर न्यायालय की अवमानना और अधिवक्ताओं की जो एक्ट हुआ था, अधिवक्ता एक्ट 1971 वाला, वो काफी ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यायालय की अवमानना जो आपको 1971 में हुआ और अधिवक्ता एक्ट जो 1961 में पारित हुआ, उसके बारे में हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन क्या मतलब, उसकी जो धाराएं आपकी होती हैं उन दोनों की धाराएं करवाएंगे। तो कौन कौन सी धाराएं करवाएंगे आपको? न्यायालय की अवमानना 1971, ठीक है, ये 1971 में पारित हुआ था। और दूसरा आपका जो है धारा आज जो करवाएंगे वो आपका एडवोकेट एक्ट 1961। ये दोनों जो पारित हुए थे ये आपका जो है सिलेबस में दिया गया है। ये आपका सिलेबस में दिया गया है, तो ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके वो धारा पर बेस बनते हैं कि आपकी कौन से सेक्शन कौन क्या कहता है। धारा मीन सेक्शन, सेक्शंस पे जो है क्वेश्चन बनते हैं। तो हम आपको आज सेक्शन करवाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको न्यायालय की अवमानना के सेक्शन करवाएंगे, उसके बाद आपको एडवोकेट एक्ट के सेक्शन करवाने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडवोकेट एक्ट 1961। एडवोकेट एक्ट 1961 1961 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये 1961 में पारित किया गया था। अगर तो यहाँ से एमसीक्यू की बात की जाए तो एमसीक्यू आ सकता है कि आपका एडवोकेट एक्ट जो है किस सन में पारित हुआ था, तो आप वहाँ पे 1961 टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हम धारा जो है बताएंगे, तो यहाँ पे धाराएं आपकी जो है 1 से 60 तक आपकी जो है सिलेबस में दी गई है। तो सिलेबस में दी गई है मतलब ये आपकी जो है पूछी भी जाएंगी। तो इसमें से 1 से 60 तक आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वो हम सभी करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक जो है टेबल टाइप का बना रहे हैं। देखिए, आप यहाँ से याद करने की कोशिश कीजिएगा तो काफी ज्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। ये बस एक याद करने का तरीका होता है जो काफी ज्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे धारा 1, धारा आपकी 2, धारा 3, धारा 4, 5, 6, 5 आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 5 नहीं है तो 6, 6 के बाद 7 आपका 8 धारा, धारा 9, यहाँ पे फिर आपका धारा 10, 11, 15, 16। ठीक है, आप यहाँ तक जो है 16 धाराएं देखें, उसके बाद हम आपको दूसरी धाराएं करवाते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे धारा 1 आती है उसमें आपको क्या बताया गया है। धारा 1 में आपको जो है एडवोकेट एक्ट जो होता है उसकी जो है संक्षिप्त परिचय दिया गया है। मीन्स इसका संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ इसका दिया गया है कि ये चीजें कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से विस्तार हुआ, कैसे इसका शीर्षक है, ये सब चीजें बताई गई हैं। तो इसमें धारा 1 में आपका संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, परिचय, ठीक है, ये दिया गया है आपका। ठीक है, यहाँ और प्रारंभ आपका हो सकता है, और प्रारंभ ये कहाँ से प्रारंभ हुआ, ये धारा 1 में आपको बताया गया है। धारा 2 में आपका जो है आपको परिभाषाएं दी गई हैं। आप लोग देखते होंगे कि ज्यादातर जो है धाराएं 2 में ही आपकी परिभाषाएं दी गई हैं। धारा 3 में आपको जो है आप लोग जानते हैं कि आपका एक स्टेट बार काउंसिलिंग होता है, एक आपका जो है स्टेट बार काउंसिलिंग होता है, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, ऑफ इंडिया। ये दो चीज आपका होती है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में जो आप जो है
आप राज्य के जो है एडवोकेट लिस्ट में नाम होता है, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आपके जो है देश में एडवोकेट लिस्ट में आपका नाम होता है। ठीक है, तो ये चीज हम अभी आपको बताते हैं। ये आपको कहाँ मिलेगा देखने को, ये आपको जो धारा 3 में देखने को मिलता है। धारा 3 में आपका स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताया गया है। धारा 3 में स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताया गया है। स्टेट बार काउंसिल को बताया गया, इंडिया नहीं। ठीक है, और अगला जो है धारा 4 में आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को धारा 4 में बताया गया है। और उसके आगे अगर जो बात 6 की करेंगे, धारा 6 में, एक मिनट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को बताया गया है। धारा 6 में आपका जो है राज्य बार काउंसिल जो होता है, जो स्टेट बार काउंसिल आपका होता है, उसके कार्य का वर्णन किया गया है। वर्क ऑफ स्टेट बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल। ठीक है, अगला आपका धारा 7 में जो है, इसमें जो वर्क ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इसमें जो है भारत की जो बार काउंसिल है, मीन्स बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य को बताया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के काम को बताया गया है। जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके क्या कार्य होंगे, इसको धारा 7 में बताया गया है। धारा 8 में आपका जो है राज्य बार काउंसिल के सदस्य का कार्यकाल बताया गया है। मीन्स आपके जो बार काउंसिल, स्टेट के जो बार काउंसिल होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, या फिर राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो उसी तरह जो है जो स्टेट बार काउंसिल होता है, उसके जो अधिकारी होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, उसके सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितना होता है। तो राज्य बार काउंसिल के सदस्य का कार्यकाल बताया गया, सदस्य का कार्यकाल। और धारा 9 में आपका जो है यहाँ पे समितियां बताई गई हैं। कौन सी समिति? अनुशासनात्मक समितियां को व्याख्या किया गया है। धारा 10 में आपका जो है अनुशासनात्मक समितियां जो होती हैं, इसके अलावा जितनी समितियां उसको बताया गया है, के अलावा समितियां। धारा 11 में आपको जो है अनुशासनात्मक समितियां, आपका धारा 9 में जो है आपका अनुशासनात्मक समितियां बताया गया है। धारा 10 में आपका जो है इसके अलावा समितियां बताई गए हैं। और धारा 11 में आपको बार काउंसिल के जो कर्मचारी होते हैं उनको बताया गया है। बार काउंसिल के कर्मचारियों का, बार काउंसिल के कर्मचारी का व्याख्या की गई है, कर्मचारियों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, और धारा 15 में आपको जो है नियम बनाने की शक्ति दी गई है कि बार काउंसिल आपको कैसे नियम बना सकती है। मीन्स जो एडवोकेट एक्ट में होगा उसमें कैसे नियम बन सकते हैं, नियम बनाने की शक्ति। धारा 16 में आपका जो है वरिष्ठ एवं अन्य जो अधिवक्ता होते हैं उसके बारे में बताया गया है। वरिष्ठ आप लोग जानते हैं, वरिष्ठ एवं अन्य अधिवक्ता को बताया गया। आपको अधिवक्ता जो है आप लोग जानते होंगे कि 3 टाइप के होते हैं। आपको हम ये पढ़ा चुके हैं कि 3 टाइप के अधिवक्ता कौन कौन से होते हैं। ये आपको हमने बताया भी था कि अधिवक्ता 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, और इसके आगे हम धाराओं की बात करें तो वहां पे आपकी धारा 17 जो आएगी वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। धारा 17 आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट धारा है। धारा 18, धारा 21 आपकी जो है इंपॉर्टेंट है। धारा 24 आपकी इंपॉर्टेंट धारा है। इसके बाद धारा 26A आपकी इंपॉर्टेंट धारा हो जाएगी।
26A के आगे आपकी 30, 31, यहाँ पे 31 के आगे आपकी धारा जो है यहाँ पे 32, 33 धारा आपकी 34, 35, आपकी धारा 37, 41, 46 और 53 धारा आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंट धारा है, पहले हम लिख लेते हैं फिर आपको अभी बताते हैं। ठीक है, 53 धारा, धारा 54, धारा 56, धारा 62 आपकी और धारा आपकी 60। ये आपकी इंपॉर्टेंट धारा हो जाएगी। तो धारा 17 से हम स्टार्ट करते हैं। धारा 17 आपका जो है क्या कहता है, धारा 17 में जो है आपको यह बताया गया है कि धारा 17 आपको यह कहेगा कि जो आपको एडवोकेट एक्ट होगा, इसमें धारा 17 सिंपल सा ये बताया गया कि अधिवक्ताओं की सूची बनाए रखने के लिए बार काउंसिल को बताता है। मीन्स आप अगर जो जैसे उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता की पढ़ाई करते हैं, इसके बाद जो है अधिवक्ता की पढ़ाई 3 साल में आप कंप्लीट हो जाएगी, 5 साल में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे ना बार काउंसिल में, बार काउंसिल में जाएंगे, वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन की जो सूची होती है जो बनाएगा, इसका कार्य जो है धारा 17 में बताया गया है। अधिवक्ताओं की सूची बनाए रखने के लिए और धारा 18 आपका जो है बनाए रखने के लिए काउंसिल एक होती है। ठीक है, काउंसिल बनाए रखने के लिए काउंसिल। धारा 18 आपका क्या हो जाएगा, एक राज्य नामावली जो होता है, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई राज्य नामावली है, इसको जो है कहीं दूसरे स्टेट में जैसे हरियाणा में आप चेंज करवा सकते हैं। तो राज्य नामावली यहाँ पे मूविंग या फिर चेंजेबल कर सकते हैं, मतलब बदल जाता है। उत्तर प्रदेश से हरियाणा, हरियाणा से पंजाब, जहां आप चाहें वहां पे ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। धारा 21 में आपका वरिष्ठता के संबंध में विवाद, जो वरिष्ठ कौन हो सकते हैं, वरिष्ठ आपको अभी बताए थे कि वरिष्ठ एडवोकेट होते हैं। तो यहाँ पे वरिष्ठ एडवोकेट जो होते हैं उसके संबंध में जो विवाद है उसको बताया गया है। वरिष्ठ के संबंध में विवाद, धारा 22 आपका, धारा 24 आपका क्या हो जाएगा, धारा 24 वे व्यक्ति होंगे जिन्हें राज्य के अधिवक्ता के रूप में प्रवेश दिया जाता है। धारा 24 में वे व्यक्ति जिन्हें राज्य के अधिवक्ता के रूप में प्रवेश एंट्री उनको मिलती है। धारा 26A आपका जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें जो है नामवली से नाम हटाने की बात यहाँ पे बताई गई है। नामवली से नाम हटाने की बात। आप लोग जो जॉली एलएलबी मूवी देखे होंगे, जॉली एलएलबी, उसमें जो है जज जो होता है वो जो है नामवली से नाम हटाने की अपील करता है। किससे, बार काउंसिल से। अपील नहीं, वो आदेश देता है कि जो है बार काउंसिल जो है ये जॉली भैया का जो है उनका जो है अपना जो है काउंसिल से नाम हटा दिया जाए। उनका जो है एडवोकेट का जो है नाम वहां पे था उसको हटा दिया जाए, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट जो है नहीं रह जाएंगे, उसके बाद वो अपना केस नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि वहां पे चीजें गुमराह करने का केस आया था। तो जॉली एलएलबी में मूवी में जो है काफी ज्यादा इसको विस्तार से बताया गया है कि क्या होता है कि आपका जो है ये राज्य नामवली चेंज कैसे होता है, ना राज्य नामवली से नाम कैसे हटता है, बार काउंसिल क्या होता है, ये सब चीजें वहां पे जॉली एलएलबी मूवी में बताया गया। ठीक है, तो काफी ज्यादा अगर जो आप लोग देखे होंगे तो वहां से आप रिलेट कर सकते हैं। और अगला आपका पॉइंट जो निकल के आएगा, एक मिनट, अगला आपका जो पॉइंट आएगा धारा 30। धारा 30 आपका क्या कहता है, अभ्यास करने के लिए जो अधिकार होता है वो आपके पास एडवोकेट के पास होता है। अभ्यास
करने का अधिकार, करने के अधिकार, हाँ अधिकार, ठीक है। अभ्यास करने के अधिकार, धारा 31 में जो है वकीलों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। धारा 31 में जो है वकीलों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। धारा 33 में आपका जो है केवल अधिवक्ता को ही प्रैक्टिस कर सकता है, मीन्स केवल अधिवक्ता को ही प्रैक्टिस करने का अधिकार, ठीक है। केवल अधिवक्ता को ही प्रैक्टिस करने के अधिकार होते हैं। इसके आगे अभी धारा 34 में आपको बताते हैं क्या होगा। अधिवक्ता को प्रैक्टिस करने के अधिकार, ठीक है। धारा 34 में आपका क्या होगा, धारा 34 जो है उच्च न्यायालयों की जो नियम बनाने की शक्ति होती है उसको बताया गया है। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट को के नियम बनाने की शक्ति, के नियम बनाने की शक्ति। और धारा 35 में आपका जो कदाचार के लिए अधिवक्ताओं की सजा बताई गई, कदाचार के लिए, चार के लिए अधिवक्ताओं की सजा। अगर जो आप वहां पे दुर्व्यवहार करते हैं तो वहां पे आपको सजा हो सकती है, अधिवक्ताओं की सजा को बताया गया है। और धारा 37 आपका क्या कहता है, धारा 37 में जो है बार काउंसिल में जो है इंडिया से अपील कर सकता है, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उससे अपील की जाती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अपील को बताया गया है। धारा 41 में आपका जो है अधिवक्ताओं की सूची में परिवर्तन अगर जो करना है तो उसको धारा 41 में बताया गया है, अधिवक्ताओं की सूची में परिवर्तन को, अधिवक्ताओं की सूची में परिवर्तन को बताया गया, बताया गया। धारा 46 आपका क्या कहता है, धारा 46 नामांकन शुल्क जो होती है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसकी जो शुल्क होती है उसको यहाँ पे बताया गया है, नामांकन शुल्क जो आप जमा करेंगे उसकी बताया गया है। बार काउंसिल में जो नामांकन फीस शुल्क जमी होगी वह आपको धारा 46 में बताया गया। अब हम आपको बताए थे कि नामांकन शुल्क आप कितनी जमा करते हैं, ये आपको हम बताए थे कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कितनी जमा करते हैं, स्टेट में आप कितनी जमा करते हैं, ये आपको हम क्वेश्चन करवाए थे। और अगर जो ध्यान नहीं है तो आप लोग वीडियो देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगला आपका जो धारा 53 हो जाएगा वह आपका प्रथम राज्य बार काउंसिल के चुनाव को बताया गया है। बार काउंसिल के चुनाव को बताया गया। और धारा 54 में आपका जो है प्रथम बार काउंसिल राज्य जो काउंसिल था इसके जो है कार्यकाल को बताया गया है, कार्यकाल को, ठीक है। और धारा 56 में आपका मौजूदा बार काउंसिल का जो है विघटन कैसे हो सकता है इसको बताया गया है, मौजूदा बार काउंसिल विघटन, बार काउंसिल विघटन को बताया गया है, विघटन को। धारा 62 आपका कठिनाइयों का निवारण बताया गया है। और धारा 60 आपका जो है नियम बनाने की केंद्र को शक्ति बताई गई है, नियम बनाने की शक्ति केंद्र को, यह धारा 60 में बताया गया है। तो आपका एडवोकेट एक्ट जो है आपका यहीं पर समाप्त होता है।
अब हम आपसे जो है थोड़ा बात करने वाले हैं। जैसे आपको देखते हैं कि आपका एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड ही होगा, एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होंगे। आपको जो यूनिवर्सिटी शायद 75 क्वेश्चन करवाए, आपको करना होगा। ये जो 75 क्वेश्चन है, इन 75 क्वेश्चन की तैयारी जो है प्रिपेयर आप कैसे कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए आपके लिए 2-3 चीजें होनी चाहिए। एक तो माइंड सेट होना चाहिए कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे ऐसे करने हैं, ठीक है। और दूसरी चीज आपका जो है, आप क्वेश्चन को कैसे जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, मीन्स आपके ऑप्शन मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन मिनिमाइज करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चनों की, और प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास क्वेश्चन सीरीज होनी चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे ये हम आपको अब बताने वाले हैं। आपको जो है यहाँ पे जो नंबर दिया जा रहा है, आप यहाँ से जो है क्वेश्चन की पीडीएफ ले सकते हैं। तो आपकी जो पीडीएफ लेने का मतलब, यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन की पीडीएफ के लिए पूरी ऑल टू ऑल डिटेल बता दी जाएगी, आपको कैसे क्वेश्चन पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्वेश्चन पीडीएफ में आपकी जो है 1900 के लगभग 1900 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन 300 लगभग आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। वन लाइनर आप समझते हैं, जैसे आपका बात की जाए तो 42वां संविधान संशोधन में क्या बताया गया है, ठीक है। मोरारजी देसाई के काल में जो है कौन सा संशोधन किया गया है, आपका जो है अगर जो अमेंडमेंट होता है तो उसके लिए जो है कौन सी धारा का चेंजिंग होना जरूरी है, या फिर ऐसे जो है काफी ज्यादा जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। या फिर आपकी धारा की बात की जाए तो धारा 143 में आपका क्या बताया गया है। और आपका अगर जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए तो वहां पे जो कोर्ट के लिए जो है क्या जरूरी होता है। तो मतलब जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस टाइप के आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर जो आपको 1900 और ये 300 कुल मिला के 2200 प्लस क्वेश्चन जो है पीडीएफ में, अगर जो इसकी आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आपको जो है इस नंबर पे 545536 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके आप जो पीडीएफ की डिटेल ले सकते हैं। ये क्वेश्चन और पीडीएफ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा ये आपका एग्जाम इजी बना सकते हैं। क्योंकि 75 क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि यहाँ से जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, और 75 क्वेश्चन आपके जो है अच्छे से मैनेज हो जाएंगे। अगर जो आप यहाँ पीडीएफ से पढ़ते हैं आपका कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगर जो आप चाहना तो यहाँ से आप पीडीएफ के लिए डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे अब हम आपको न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 जो है इसकी धाराएं करवाने वाले हैं। न्यायालय की अवमानना अधिनियम जो है काफी ज्यादा आपके जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो उसकी धाराएं करवाएंगे। न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971, यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो धाराएं देखी जाए तो 1 से 24 तक धाराएं हैं आपके सिलेबस में, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वो धाराएं हैं। तो हम आपको मोस्ट धाराएं करवाते हैं कि आपके काफी ज्यादा कौन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं धारा 1 से। धारा 1 आपको करवाएंगे, धारा 2 आपको करवाएंगे, धारा 2A, 2B, 2C आपकी, 2D, ये धारा आपकी हो गई। इसके आगे हम आपको धारा 3, धारा 4, यहीं पे धारा 5, धारा 6 आपको 9, धारा आपकी 10, 12, 13, 13A, 16, धारा आपकी 16 हो गई। 16 के बाद आपका जो है धारा 19 1 का आपका जो बी होगा ये करवाएंगे, 19A का बी, ठीक है। धारा 20 आपको करवाएंगे, ठीक है। इसके आगे आपकी 3-4 धाराएं बचती हैं, वो भी हम आपको दूसरे में करवाएंगे। तो धारा 1 से हम स्टार्ट करते हैं। धारा 1 में आप लोग जानते हैं ज्यादातर जो है उसका वो दिया गया कि उसका
कहाँ से उसकी जो व्याख्या मीन्स उसका जो है वो कहाँ से आया है, जैसे उसका संक्षिप्त शीर्षक हो गया या फिर विस्तार हो गया, वो कैसे क्या हुआ। तो धारा 1 में विशेषता यही दिया होता है, शीर्षक, विस्तार या आगमन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका आगमन वगैरह कहाँ से हुआ। धारा 2 में आपका जो है जानते हैं कि परिभाषाएं पूछी जाती है, तो धारा 2 में परिभाषा। और धारा 3 में आपका जो है अदालत की अवमानना का अर्थ बताया गया है। धारा 3 नहीं, धारा 2A में आपका जो है अदालत की अवमानना का अर्थ। धारा 2B आपका होगा, यह आपका जो नागरिक की अवमानना का अर्थ बताया गया है, नागरिक की अवमानना का अर्थ। यहाँ पर आप लोग जानते हैं जैसे आपका जो है मूल अधिकार में आपका रिट वगैरह था, तो वहां पे रिट वगैरह का भी व्याख्या करने को मिलती है। रिट वगैरह, रिट आपका हो गया, आदेश हो गया, इन सब चीजों का मिलता है देखने को। धारा 2C में आपका जो आपराधिक अवमानना का अर्थ बताया गया है, आपराधिक अवमानना का अर्थ। धारा 2D में आपका जो है उच्च न्यायालय का अर्थ बताया गया है, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का अर्थ। और धारा 3 में आपका जो है निर्दोष प्रकाशन और मामले का वितरण। ठीक है, जैसे निर्दोष, आपने कोई प्रकाशन हुआ, निर्दोष प्रकाशन और मामले का वितरण अवमानना नहीं, ये बताया गया, वितरण अवमानना नहीं, अवमानना नहीं। धारा 4 आपका जो है, धारा 4 में आपको क्या बताया गया, न्यायिक कार्रवाई के निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट अवमानना नहीं होगी। मीन्स न्यायिक कार्रवाई आपकी जो होगी, न्यायिक कार्रवाई की निष्पक्ष और सटीक अवमानना नहीं होगी। ये आपका धारा 4 हो गया। धारा 5 में आपको न्यायिक अधिनियम का निष्पक्ष बताया गया है, न्यायिक अधिनियम की निष्पक्ष आलोचना, की निष्पक्ष आलोचना अवमानना नहीं, ये बताया गया। ठीक है, अवमानना नहीं। और यहीं पे धारा 6 आपका जो हो जाएगा वह अवमानना ना होने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई बताया गया है। जैसे कोई चीज अवमानना नहीं हुई है फिर भी अगर सजा देते हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा, अवमानना ना होने पर अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय आप मतलब समझ रहे हैं। अगर अधीनस्थ न्यायालय, इसका मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय कौन है, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए अधीनस्थ न्यायालय कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है, इसका अधीनस्थ न्यायालय का ये मतलब होता है। अपने ऊंचे वाले से नीचे वाला जो होगा वो उसके लिए अधीनस्थ होगा। जैसे अधीनस्थ की बात की जाए, जैसे कोई 3 भाई हैं तो सबसे बड़े वाले भाई के लिए जो है वो जो छोटे वाले 2 भाई हुए तो अधीनस्थ होंगे। ठीक है, इस तरह आप समझिए। और अधीनस्थ न्यायालय हो गया। अवमानना न होने पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को, पीठासीन मतलब जो वहां का मुख्य होगा, पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत। धारा 9 में आपका क्या हो जाएगा, अवमानना के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिनियम नहीं है, अवमानना के दायरे का विस्तार करने के लिए
अवमानना के विस्तार दायर करने के लिए आपका जो है कोई भी अधिनियम नहीं है। अगला आपका धारा 10 जो हो जाएगा वह अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना की दंडित करने के लिए उच्चतम जो उच्च न्यायालय होगा, उच्चतम न्यायालय होगा, उसकी शक्ति बताइए। अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के लिए दंड मतलब डिस्ट्रिक्ट या फिर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो है हाई कोर्ट का दंड। और आपका जो है धारा 10 हो गया। धारा 11 आपका जो है नहीं इतना इम्पोर्टेंट है। धारा 12 आपका जो है न्यायालय की अवमानना पर आपका जो है हो सकता है, ठीक है, न्यायालय की अवमानना पर। और आगे आपका धारा 12 जो हो जाएगा वह कुछ मामलों में अवमानना दंडित नहीं होती है। धारा 12 पर हो जाएगा न्यायालय की अवमानना पर साक्ष्य, ठीक है। और धारा 13 आपका क्या हो जाएगा? धारा 13 आपका क्या हो जाएगा? कुछ मामलों में अवमानना दंडित नहीं। कुछ मामलों में अवमानना दंडित नहीं। अब ऐसे कौन कौन से मामले होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके लिए भी धारा बनाई गई। कुछ मामलों में अवमानना दंडित नहीं, ठीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो है अपना जो है उसका जो अपना न्याय सुनाया, तो उसके लिए कोई जरूरी ना कि जो है उसका अगर जो आप विरोध करेंगे तो वहाँ पे जो अवमानना ही होगी। वहाँ पे चीजें और भी हो सकती हैं। तो वो चीजें कौन सी होंगी कि किसके लिए अवमानना दंडित नहीं होगा, उसको बताया गया है। उसको आपको धारा ए में बताया गया है कि किसी मामले में ज्यादा हस्तक्षेप अगर जो हो रहा है, ठीक है, और आपको उम्मीद नहीं थी, जैसे राम मंदिर मस्जिद वाला केस हो सकता है, या फिर ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे जो है कि आपको अगर जो पूरी जनता को लग रहा है, पूरे देश को लग रहा है कि ये चीजें गलत हुई है, तो वहाँ पे अगर जो आप अवमानना करते हैं तो वहाँ पे कोई भी आप पे जो अवमानना का जो केस नहीं ठोका जाएगा, वहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे धारा 1 में जो है 13A में क्या बताया गया है, किसी मामले में ज्यादा हस्तक्षेप तब जो है अवमानना नहीं माना जाएगा। ज्यादा हस्तक्षेप वाले मामले, ठीक है, ज्यादा हस्तक्षेप। और धारा 16 में आपको जो है न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या फिर न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा जो अवमानना करते हैं उनके लिए बताया गया है। क्या जो है यहाँ पे न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या न्यायिक रूप से कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अवमानना। अब आप देखिए आपके 4 पॉइंट बचे हैं। और धारा 19(1)(b) क्या होता है? धारा 19(1)(b) में आपको जो है सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश होता है बेंच बार का, ठीक है, धारा 1(b) में इसको बताया गया है। धारा 20 में आपका जो है कार्रवाई की सीमा अवमानना के लिए जो है बताइए, कार्रवाई की कितनी सीमा हो सकती है अवमानना के लिए, ठीक है। और धारा 21 में आपको न्याय पंचायतों या ग्राम पंचायतों के लिए जो है उस पर न्यायालय पर जो है लागू नहीं होगा। मीन्स ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत का जो है होगा उसके ऊपर न्यायालय पर जो है अधिनियम लागू नहीं होगा। मीन्स न्यायालय का अधिनियम जो होगा उसके ऊपर न्यायालय और ग्राम पंचायत के ऊपर लागू नहीं होगा। धारा 23 में आपको जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नियम बनाने की शक्ति बताई गई है। और धारा 24 में आपको निरसन बताया गया है, ठीक है। तो न्यायालय की अवमानना का अधिनियम जो होता है 1971 यहाँ पर जो है समाप्त होते हैं। इसके जो है आपके जो धाराएं हुई तो यहीं पर समाप्त होती है आपकी जो सिलेबस में है, ठीक है। और आज की वीडियो में बस इतने ही चीजें, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में।